हेलो फ्रेंड्स, माय डियर सीएससी एस्पायरेंट्स। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने डिस्कस कर रहे थे हम कमिटीज़ के ऊपर, कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। और इन्हीं कमिटीज़ में कुछ अभी पेंडिंग्स जो रह गई थी, उन कमिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में आपके साथ। तो सभी सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट जो यूपीएससी एंड पीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनके लिए ये कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में चला रहा हूँ। तो सबसे होप है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल्स। और इसी तरीके से लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स अबाउट द कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट। तो कल तक हमने डिस्कस किया था जॉइंट कमिटीज़ ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। नाउ टुडे इज द नेक्स्ट कमिटी इज द हाउस कमेटी। फ्रेंड्स, हाउस कमिटीज़ डील करती है रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस ऑफ मेंबर्स एंड अदर एमिनिटीज़ के साथ, जैसे कि फूड, मेडिसिन्स, ईट एक्स्ट्रा। ये अकॉर्डिंग टू देम इन दियर हाउस एंड हॉस्टल्स जो दहलीज में उनको प्रोवाइड किए जाते हैं दिल्ली में, वो दोनों हाउसेस हैव दियर रेस्पेक्टिव हाउस कमेटीज़ होती हैं। दोनों हाउसेस के पास लोकसभा में इस कमेटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो 12 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट कमेटी इज़ फ्रेंड्स कमेटी ऑन पेटिशंस। ये कमेटी ऑन पेटिशंस वर्क करती है, एग्जामाइन करती है उस पेटिशंस को जो बिल पर पेटिशन एग्जामाइन करने के लिए लगाया जाता है, यानी इट एग्जामाइंस पेटिशन ऑन बिल्स एंड ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस. It also entertains representations from individuals and association on matters pertaining to union subjects. लोक सभा कमेटी कंसिस्ट करती है इस कमेटी ऑन पेटिशंस पर 15 मेंबर्स, जबकि राज्यसभा कमेटी कंसिस्ट करती है 10 मेंबर्स. तो नेक्स्ट कमेटी इज़ द लाइब्रेरी कमेटी. लाइब्रेरी कमेटी कंसिडर करती है ऑल मैटर्स को जो रिलेट करते हैं लाइब्रेरी या पार्लियामेंट के साथ, और एग्जिस्ट करते हैं मेंबर्स को इन यूटिलाइजिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज. इट कंसिस्ट्स ऑफ 9 मेंबर्स फ्रॉम लोक सभा एंड टोटल 9 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें 6 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 3 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 9 होते हैं, 6 फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा. एथिक्स कमेटी नेक्स्ट है. एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी राज्यसभा में इन 1997 एंड इन लोकसभा इन 2000. इट एनफोर्सेस द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. क्या एनफोर्स करती है? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, और एग्जामाइंस करती है उन केसेस को जो मिसकंडक्ट एंड रेकमेंड्स किए जाते हैं अप्रोप्रिएट एक्शंस के लिए. Thus, it is engaged in maintaining discipline and decorum in parliament. So, these are the works of the ethics committees. Now, next is the Committee on Empowerment of Women. ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1997 में, और it consists of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. Total number of members are consisted in these committees are 30, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. ये कंसिडर करती है रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशंस की फॉर वुमेन एंड एग्जामाइंस करती है मेजर्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर स्टेटस, dignity and equality for women in all fields. These are the works of the Committee on Empowerment of Women. Now next is the Committee on Papers Laid on the Table. It was constituted in 1975. Lok Sabha Committee has 15 members, while Rajya Sabha Committee has 10 members. It examines all papers laid on the table of the House by ministers to see
if they comply with provisions of the constitutions, if they comply with the provisions of the constitutions, act or rules, it does not examine statutory notifications and orders that fall under the jurisdiction of the Committee on Subordinate Legislation. ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी 1975 में। लोकसभा के पास इसके 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के पास इसके 10 मेंबर्स होते हैं। ये एग्जामाइन करती है उन पेपर्स, सब पेपर्स को जो ले डाउन होते हैं टेबल पर हाउस के मिनिस्टर द्वारा, और उनको देख कर वो एग्जामाइन करते हैं अगर दे कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट और रूल्स फॉलो किए जाते हैं। बट ये इट डज नॉट एग्जामाइन, स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन को एग्जामाइन नहीं करती हैं, एंड ऑर्डर्स दैट फॉल अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो नेक्स्ट इज द जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। ये एग्जामाइन करती है फ्रेंड्स कंपोजिशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ कमेटीज एंड अदर बॉडीज़ को जो अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट द्वारा, और रेकमेंड करती हैं वेदर पर्सन होल्डिंग दीज ऑफिसेस should be disqualified from being elected as members of parliament or not. It consists of 15 members, 10 from Lok Sabha. It consisted of total number of members is 15, 10 from Lok Sabha and 5 from the Rajya Sabha. These are the work of the Joint Committee on Offices of Office of Profit. So these are the committees of the Parliament, and the work and functions of the committee I have discussed every in each points with you, my dear CSC aspirants. So next topic is the parliamentary privileges. What is the parliamentary privileges? Parliamentary privileges are special rights, immunities and exemptions who enjoyed by the two houses of parliament, means member of parliaments, their committees and their members. Their committees and their members, they are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their actions. Without these privileges के ये हाउस जो हैं can neither maintain their authority, dignity and honor, nor can protect their members from any obstruction in the discharge of their parliamentary responsibilities. Constitution has also extended the parliamentary privileges to those person, किसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पार्लियामेंट एक्सटेंड कर चुका है या करता है, तो उन लोगों को जो एंटाइटल्ड होते हैं टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आई अगेन रिपीटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो एक्सटेंडेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस only to those people who are entitled to speak and take part in the proceedings of the House of Parliament or any of its committee। जो भी committees होते हैं वो सिर्फ उनके members या पार्लियामेंट में जो proceedings में take part करते हैं और जो speak करते हैं उनको ये parliamentary privileges extend किए जाते हैं। These include, इसमें एक और include हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स, उनको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ये क्लैरिफाई का है यहाँ पर कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं ये एक्सटेंड नहीं किए जाते हैं प्रेसिडेंट को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किन किन बॉडीज़ को दिए जाते हैं और किन को नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिए जाते हैं, जो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं एक्सटेंड किए जाते। इसकी क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं एक ब्रॉड कैटेगरीज में, और वो क्या हैं, वो ये हैं कि दोज दैट आर एंजॉयड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली, एंड सेकंड इज those that are enjoyed by the members of individually, collectively
एंड इंडिविजुअली। तो कलेक्टिवली प्रिविलेजेस क्या होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के? ये इट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, इनको राइट होता है रिपोर्ट को पब्लिश करने का, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स करने का, एंड है आल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स किसके रिगार्डिंग फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब रिस्टोर्ड हुआ लाया गया, उसमें क्या रिस्टोर्ड किया गया? फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस। ये 78 में अमेंडमेंट हुई थी, प्रेस को फ्रीडम दिया गया था कि कोई भी उनको पब्लिश करना है ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की, तो वो बगैर परमिशन के उसको कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। जो सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस होता है, उसका कोई भी पब्लिश करने का परमिशन किसी प्रेस को नहीं होता है। इट कैन एक्सक्लूड, इसमें स्ट्रेंजर को भी एक्सक्लूड किया गया है इस प्रोसीडिंग से, और होल्ड रखा है सीक्रेट सिटिंग्स टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स। थर्ड पॉइंट, इट कैन मेक रूल्स, इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन procedure and conduct of its business and to adjudicate upon such matters. Fourth point is it can punish members as well as outsiders. It can punish members as well as outsiders, as well as outsiders किसके लिए उनको पनिश किया जाता है? फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, जब इसके प्रिविलेजेस ब्रीच होते हैं यानी उनको ब्रेक किया जाता है, वायलेट किया जाता है, तब उनको पनिश किया जा सकता है। और इट्स कंटेम्प्ट बाय रेप्रीमेंट, admonition or imprisonment, also suspension and expulsion in case of members. Fifth point is it has the right to receive immediate information किसके regarding of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of members. I again repeat it this point. It has the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of members. Sixth point is it can institute inquiries and orders the attendance of witness and send for relevant papers and records. Seventh point is the court are prohibited, कोर्ट इसको प्रोहिबिट करता है टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज। प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस या कमिटी की इंक्वायरी के कोर्ट प्रोहिबिटेड है। लास्ट पॉइंट इज कोई भी पर्सन चाहे वो मेंबर्स है या आउटसाइडर्स है कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस, सिविल और क्रिमिनल हो, नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द presence of house without the permission of the presiding officer. So these are the powers of the presiding officer. So imagine it कि how the speaker of the house being a presiding officers are the powerful, and how the powers of speaker or presiding officer are used and empower the democracy in our country in parliament house. So these are the collective privileges. Now what is the individual privileges? Individual privileges cannot be arrested, they cannot be arrested during the session of parliament and 40 days before beginning and 40 days before end of a session. 40 दिन पहले तक या 40 दिन बाद के दौरान तक वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते। ये प्रिविलेजेस अवेलेबल होता है ओनली इन सिविल केसेस में, नॉट ए क्रिमिनल केसेस में या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशंस में। सिर्फ सिविल केसेस में ये कंडीशन अप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल्स में क्या है? दे हैव फ्रीडम इन स्पीच इन पार्लियामेंट, किसको? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। नो मेंबर्स इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज। तो ये फ्रीडम जो है ये एक विषय बन जाता है टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, एक सब्जेक्ट है टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस।
and to the rules and proceedings and to the rules and standing orders regulating the procedures of parliament. नाउ नेक्स्ट फाइनल पॉइंट इज कि वो एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम एनी फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज. दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड appear as a witness in case pending in a court while when parliament is in session. So these are the individual privileges. So breach of privileges and contempt of the house. When any individual or authority disregards or attacks any of the privileges, rights and immunities either of the members individually or of the house in its collective capacity, then the office is termed as breach of privilege. Then the office is termed as breach of privilege and is punishable by the house. Any act or omissions which obstruct a house of parliament, its member or its officers in the performance of their function, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce results against the dignity, authority, and honor of the house, is treated as a contempt of the house. Two phrases में breach of privileges and contempt of court are used interchangeably. वो कौन से हैं? They have different implications. Normally, a breach of privilege may amount to contempt of the house. Likewise, contempt of the house may include a breach of privilege also. Contempt of the house, however, has wider implications. There may be a contempt of the house without specifically committing a breach of privilege. Similarly, actions which are not breach of any specific privilege but are offenses against the dignity and authority of the house amount to contempt of the house. For example, I quote it: disobedience of a legitimate order of the house is not a breach of privilege. What? Disobedience of a to a legitimate order of the house is not a breach of privilege but can be punished as contempt of the house. So sources of privileges originally in Constitution Article 105 expressly and mentions two privileges, that is freedom of speech and expression in parliament and right of publications of its proceedings. With regard to other privileges, it provided that they were to be the same as those of the British House of Commons, its committee and its members on the date of its announcement. When the Constitution of India was implemented, we are in 26 January 1950, until defined by the Parliament. The 44th Amendment Act 1978, when brought in the Parliament House, it was provided that the other privileges of each House of Parliament, its committee and its members are to those which they had on the date of its commencement, that is 20th June 1979, until defined by Parliament. This means, what it does mean? That the position with regard to the privileges remains same. Amendment has made only verbal changes by dropping a direct reference to the British House of Commons, without making any change in the implications of the provisions. It should be noted here that the Parliament till now
has not made any special law to exhaustively codify all the privileges. They are based on five sources, namely one source what is constitutional provisions, various laws made by parliament. Third is rules are both the houses. Fourth is parliamentary conventions, and fifth is judicial interpretations. So these are the five sources codify the all the privileges. So friends, the topic is all, and the parliament chapter is today's end with the last lectures on today. So committee's topics are ended today, and I have given the complete information to you about the preliminary examinations point of view and the mains examination point of view. Now the lecture is over, and I hope so you will take and concentrate and listen the lectures very carefully and understand the materials very carefully, both integrately, preliminary and mains point of view. So friends, please subscribe, share and like the channels. Thank you so much. We will meet with you on tomorrow with the latest lectures, that is the Supreme Court topic I will bring on tomorrow with my lectures. So friends, thank you so much and Jai Hind.